हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 16 है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह वीडियो डेली शाम को आपको 8 बजे प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। और आज के वीडियो का टारगेट है 4K। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो देखिए, वनस्पति घी के निर्माण में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो प्रयोग किया जाता है। और देखिए, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर रखा गया और इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है 1 है और इसका सिंबल है H। ठीक है, यहाँ पे बोरोक्स और नाइक्रोम की अगर बात करें तो देखिए, बोरोक्स को हम सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं और इसको पायरिक्स कांच को बनाने में प्रयुक्त होता है और उसको बहुत ही शक्तिशाली, यानी कि उसकी जो सामर्थ्य है उसको और मजबूत करने के लिए और अधिक बढ़ाने के लिए हम बोरेक्स उसमें मिलाते हैं कांच में, पायरिक्स कांच में। ठीक है, और देखिए, नाइक्रोम जो है इसको एक तरह से प्रतिरोधक तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम में। ठीक है, नाइक्रोम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं। तो देखिए कि वायु में अगर हम देखते हैं SO2 की अगर मात्रा अधिक होती है तो पेड़ों की पत्तियां जो है काली होकर गिरने लगती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे NOx, हीलियम और N2O की अगर हम बात करें तो देखिए NOx क्या है। देखिए, जितने भी सुपरसोनिक वायुयान होते हैं उसमें सब ये जो क्या करते हैं, समतापमंडल में NOx पदार्थ जो है विसर्जित करते हैं, यानी कि वहाँ पे ये जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और देखिए, हीलियम क्या है, वायुयान की जो टायर है उसमें भरने का जो है प्रयोग किया जाता है हीलियम गैस, क्योंकि ये भी बहुत ही हल्की गैसेस होती हैं। ठीक है, और ये वायुयान को टायरों में इसलिए भरा जाता है ताकि उसको जो है उड़ने में मदद करती है। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे गैस का नाम है N2O, जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो देखिए, रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उसको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, और जो छाये में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सियोकाइट्स। और एपीकाइट्स और हाइड्रोकाइट जो फाइट्स है इसको क्या कहते हैं। देखिए, एपीफाइट्स जो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे के जो है ऊपर निर्भर करते हैं, इनकी उनकी जो वृक्ष की तने है, शाखा, इन सारी चीज़ पे या उनकी छाल पे जो मिट्टियाँ होती है उस पर उगने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसे जो पौधे होती हैं, जो सूक्ष्म पौधे होते हैं, उनको हम एपीफाइट्स कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो जल या जलीय जगह पे, जैसे कि बहुत जहाँ पे मिट्टी ऐसी होती है, जहाँ दलदल जैसी जगह होती है, वहाँ पे जो उगने वाले जो हम देखते हैं कि जो पौधे होते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, यानी कि जल या जल संतृप्त जो भूमि होती है वहाँ पे उगते हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DDT क्या होता है। तो देखिए, DDT क्या है, एक हम देखते हैं यहाँ पे अजीब अवघटनीय प्रदूषक है, यानी कि देखो जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, अबायोटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पॉल्यूटेंट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे 2,4-D, और यहाँ पे देखिए कि 2,4-D एक जो है कीटनाशक, इनकी जो है देखिए 2,4-D को जो है एक तरह से हम देखते हैं खरपतवार नाशक, यानी कि इसको हम कहते हैं कि हर्बिसाइड। ठीक है, और देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल है। ठीक है, और देखिए कि इसके अलावा हम अगर यहाँ पे बात कर रहे थे DDT की, तो देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। और देखिए, सबसे पहले देखो कि इसका जो है कीटनाशक के रूप में यूज़ किया जाता था और मलेरिया के विरुद्ध भी यूज़ किया जाता था, लेकिन जो है 1950 के बाद इसको कृषि में एक तरह से कीटनाशक के रूप में इसको यूज़ किया जाता था, DDT को। ठीक है, किया जाता है अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागफनी के प्रकाश संश्लेषणी कार्य कहाँ होता है। तो इनकी जो प्रकाश संश्लेषण, इनकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है नागफनी के पौधों में, जिसको हम कहते हैं कैक्टस, इसमें कहाँ होते हैं। तो देखिए, इसमें पर्णकाय स्तंभ में ये चीज़ें होती है। पर्णकाय स्तंभ यानी कि इसको हम कहते हैं फाइलोक्लेट कहते हैं। अब देखेंगे फिगर में, तो ये जो चीज़ें ये है फाइलोकाइड, और यहाँ पे इसका जो है एक तरह से यहाँ पे, क्योंकि इनमें पत्तियाँ नहीं होती, इनमें कांटेदार चीज़ें होती हैं। ये लीफ देखो, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ये कांटेदार होती है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो है ये देखते हैं कि फाइलोक्लेट्स होते हैं, जहाँ पे एक तरह से हरा रंग होता है और जिसकी उपस्थिति में हम देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितने हैं। तो देखिए कि ये रेडियम है, जिसमें हम देखते हैं कि ये इसका परमाणु क्रमांक होता है और ये इसका भार होता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर तो ये है, और ये राइट आंसर ऐसा कैसा है, तो देखिए जो 88, देखिए परमाणु के हम देखते हैं कि जो नाभिक में हम देखते हैं कि
यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक तरह से हम देखते हैं कि इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, सॉरी। और तो देखिए कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जो टोटल जो 226 है ये क्या है, एटॉमिक मास है। और इसमें जो अगर प्रोटॉन 88 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 138 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटॉन की संख्या हमारे इसमें कितना हो गया, 88 हो गया, और न्यूट्रॉन की संख्या 226, यानी कि 226 में हमने अगर इस फॉर्मूला में लगा दिया, ठीक है, तो ये हमारे न्यूट्रॉन आ गया, ठीक है। इनकी 226 माइनस 88 ये आ जाएगा 138, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो देखिए मानव जो रक्त है उसमें कोलेस्ट्रॉल के सामान्य जो स्तर होता है वो कितना होता है, 140 से लेकर 180 mg होता है, ठीक है। देखिए यहीं पे अगर हम बात करें 120 से लेकर 120/1 जो 80 होता है ये मानव का ब्लड प्रेशर होता है, सामान्य लोगों का ये इस लिमिट होता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर की जो साधारणतः जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी रेंज क्या होती है, तो 80 से लेकर जो है 120 ये होती है ब्लड प्रेशर की रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंकाल तंत्र में क्या कार्य है, ठीक है। देखिए कंकाल तंत्र के क्या कार्य हैं, तो देखिए कंकाल तंत्र के क्या कार्य है। देखिए कंकाल तंत्र केवल ये नहीं कि हड्डियों से बनी होती है, देखिए इसके क्या कार्य है, तो देखिए हमारी पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, बिल्कुल सही। शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, तो ये सारे सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो कंकाल तंत्र केवल हड्डियों से नहीं बनी होती है, और देखिए कि ये एक तरह से रूपरेखा या संरचना प्रदान करती है हमारे शरीर को। और देखिए केवल ये हड्डियों के अलावा अस्थियाँ मन की हड्डियाँ मन की अस्थियाँ जिसको बोलते हैं उपास्थियाँ, सिरा और जो अस्थिरज्जु, ये सारे इन सारे जैसे जो ऊतक हैं इनके मिलकर बने होते हैं ये हमारे कंकाल तंत्र, ठीक है। और मेनली होता है ये इसमें जो है हड्डियाँ होती है, ठीक है। तो देखिए अगर हड्डियों की बात करें तो मनुष्य की जो पूरे शरीर में जो कुल हड्डियाँ होती है 206, लेकिन जो शिशुओं में पाया जाता है 300 इसमें हड्डियाँ होती है, जो बच्चे होते हैं शिशु होते हैं, ठीक है। और जो मनुष्य की जो खोपड़ी की जो कुल हड्डियाँ हैं उसमें 8 हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, मानव में शरीर में सबसे छोटी हड्डियाँ जो स्टेपिस है ये हमारे कान में पाई जाती है, और जो हमारी सबसे लंबी हड्डी है फीमर जो हमारी जांघ में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में बाष्पोत्सर्जन इनकी वेपोरेशन की दर को नापने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे वेपोरेशन इनके बाष्पोत्सर्जन को नापने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, पोटोमीटर का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और देखिए यहाँ पे एमीटर है, अल्टीमीटर और कैस्कोग्राफ है। तो देखिए कि अमीटर आप सभी को पता होगा कि विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और अल्टीमीटर क्या होता है, जो ऊंचाई सूचित करने के लिए एक वैज्ञानिक यंत्र है, इनकी ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर। और कैस्कोग्राफ क्या है, पौधों की वृद्धि को जो है हम एक तरह से आकलन किया जाता है, इनकी अभिलेखन किया जाता है, इनकी उसको नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में कौन से कैंसर होते हैं जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं? तो देखिए बोन मैरो में कुछ इस प्रकार की जो हमारी रोग होते हैं जिसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है। और इसके कारण हम देखते हैं कि जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो है एक तरह से हम देखते हैं कि असामान्य रूप से जो ये बढ़ती है, ठीक है। और देखिए ये 2 प्रकार की जो है ल्यूकेमिया होती है बीमारी, और इसमें देखिए कि एक होता है एक्यूट ल्यूकेमिया और दूसरा होता है कि क्रोनिक ल्यूकेमिया। तो ये जो एक्यूट ल्यूकेमिया होता है ये बच्चों में अधिक होता है, और ये जो क्रोनिक ल्यूकेमिया है ये जो है बूढ़े यानी कि जो प्रौढ़ लोग हैं, इनकी जिसको वृद्ध लोग जिनकी एज ज़्यादा है उनमें ये सारी चीज़ पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो देखिए परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो देखिए कि इसमें परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर जो है चक्कर लगाते हैं, इस फिगर में आप देख रहे होंगे। देखिए प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देखिए कि जितने भी विटामिन से वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है और इनसे होने वाले रोग के नाम ये जरूर याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि विटामिन ए से जो है हम देखते हैं कि रतौंधी रोग होती है, ठीक है। और बेरी और स्कर्बी और रिकेट्स की बात अगर हम करें तो देखिए विटामिन बी की कमी से जो है वेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्बी की रोग होता है, और डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। तो जितने भी विटामिन से उनसे होने वाले रोगों के नाम जरूर याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवांश ईंधन
नहीं है। तो यानी कि फॉसिल फ्यूल इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिए फॉसिल फ्यूल इसमें नाइट्रोजन फॉसिल फ्यूल नहीं है, बाकी पेट्रोलियम, जल गैस और कोयला ये सारे फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, देखिए फॉसिल फ्यूल या जीवांश क्या होता है, तो देखिए कई वर्ष पहले हम देखते हैं कि जो प्रकृति के रूप में जो पाया जाता है जो ईंधन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीवांश ईंधन कहते हैं। और देखिए कई बार देखिए कि ये जीवांश ईंधन जो ईंधन के बारे में बात की जाती है, तो करोड़ों वर्ष जो जीव जंतु या जो हमारे वनस्पति है उनके एक तरह से देखते हैं कि जो मिट्टी के नीचे दबे होते हैं और उच्च दाब और ताप के कारण वो एक तरह से लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं, और उसको हम कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो फ्यूल होते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, घासलेट, ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से फॉसिल फ्यूल के रूप में जाना जाता है, और इसका प्रयोग किया जाता है वाहन चलाने में, खाना पकाने, रोशनी में, इन सारी चीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम देखेंगे समस्थानिक यानी कि आइसोटोप ये पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, पोलोनियम में सबसे ज़्यादा समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स पाए जाते हैं। समस्थानिक क्या होता है, देखिए जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार जो है भिन्न होते हैं, उसको आइसोटोप्स कहते हैं। इसके अपोजिट में क्या होता है, समभारी होते हैं, उसमें क्या होता है, परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पोलोनियम के सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे समस्थानिक है ये कितने हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। तो देखिए इसकी गति को कम किया जाता है, तो ये मॉडरेटर के रूप जो है मॉडरेटर का प्रयोग करके हम न्यूक्लियर रिएक्टर के जो न्यूट्रॉन की गति को हम एक तरह से कम करते हैं। और देखिए मॉडरेटर के रूप में क्या क्या यूज़ किया था, जो भारी जल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड, इन सारी चीज़ का प्रयोग किया जाता है। और D2O जिसको हम कहते हैं भारी जल, ये सबसे अच्छा मंदक यानी कि जो हम कहते हैं मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो देखिए एक तरह से हम देखते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है उसको हम देखते हैं कि एक तरह से ये सुक्रोज के रूप में ट्रांसफर होता है यानी कि स्थानांतरित होता है। ठीक है, और देखिए सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज का एक अणु होता है और फ्रुक्टोज का एक अणु होता है। एक तरह से हम देखते हैं कि जो सुक्रोज है उसमें 50% जो है ग्लूकोज होता है और 50% फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, देखिए सुक्रोज का जो रासायनिक फॉर्मूला है क्या है, C6H12O11 है, और ग्लूकोज का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो C6H12O6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि स्नेक यानी कि लुब्रिकेंट वह पदार्थ है जो, तो देखिए कि एक तरह से हम देखते हैं कि लुब्रिकेंट क्या है। तो देखिए लुब्रिकेंट एक ऐसा पदार्थ है देखते हैं जो घर्षण को जो है कम करता है। ठीक है, तो घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है। और लुब्रिकेंट क्या है, एक तरह से हम देखते हैं कि एक ऐसा पदार्थ है जो एक तरह से घर्षण को कम करता है। और घर्षण बल क्या होता है, देखिए किसी भी गति के जो विरोध करता है, कोई ऐसा बल जो किसी गति का विरोध करता है, उसको हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक बार चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की जो ध्रुव शक्ति है वो क्या होता है, समान रहता है, दुगनी हो जाती है या आधी होती है। तो ये समान रहता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी चुंबक की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, और उसको अगर कई बार एग्जाम में पूछा गया अगर इसको जो है स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया जाता है तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर जो है ठहरता है। और इसमें एक चीज़ देखेंगे कि इसकी जो शक्ति होती है जो चुंबक की, वो हमेशा दोनों जो है इसके ध्रुव में ज़्यादा होती है और इसके मध्य में सबसे कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस हिस्से में सबसे बड़ी संख्या में स्वेट ग्लैंड मौजूद है। तो देखिए मानव शरीर के सबसे जो हम देखते हैं कि हाथ की हथेली में यानी कि जो पाम ऑफ द हैंड, इसमें सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करें जो स्वेट ग्लैंड या हम कहते हैं श्वेत ग्रंथि, ये मेनली जो है स्तनधारियों की त्वचा में स्थित होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, जो पसीना ग्रंथि या हम कह सकते हैं एक्राइन जो श्वेत ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है, पैरों के तलबे में, हथेली, मस्तक, गाल, आँख, ये कांख, इन सारी जगह पे ये जो है ग्रंथि पाई जाती हैं। ठीक है, इन जगह पे ये श्वेत ग्रंथि पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरलाइड जड़ें किसमें पाई जाती हैं। तो देखिए कोरलाइड जो जड़ें होती है एक तरह से हम ये देखते हैं साइकस में कोरलाइड जड़ें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए साइकस क्या है, तो देखिए साइकस में हम देखते हैं कि साइकस की जड़ों में क्या होता है, सहजीवी साइनोबैक्टीरिया, और एक तरह से हम कहते हैं कि नीला हरा शैवाल होता है जो साइनोबैक्टीरिया, और जो नाइट्रोजन को ठीक करता है और जड़ के ऊतकों के साथ मिलकर लाभकारी अमीनो एसिड जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, और देखिए कल परसों मैंने बताया था कि जो कुछ जो पौधे हैं उनकी जड़ें क्या करती है, जो मुक्त नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में उसको जो है नाइट्रस में कन्वर्ट करता है, और जो दलहनी जो दाल की जो फसलें हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है,
और देखिए एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे साइकस के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट है कि ये सबसे बड़ा बीजांड है साइकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? तो देखिए संसार के सबसे जो लंबे पौधे होते हैं वो जो है जिम्नोस्पर्म से जो है संबंधित रखते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। और देखिए जिम्नोस्पर्म में पौधे कौन सी होती हैं? तो ऐसे पौधे जिनके जो बीज जो है नग्न अवस्था में हम देखते हैं कि जो है टहनियों पे वो इस पे लगे होते हैं। और इसके अपोजिट में एंजियोस्पर्म क्या है? ये ऐसे पौधे जिनके जो बीज है फलों के अंतर्गत जो है रहते हैं। इसको हम कहते हैं कि इसको जो है आवृत बीजी भी कहते हैं, और जो जिम्नोस्पर्म इसको हम कहते हैं अनावृत बीजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलिस मच्छर और किसका रोग वाहक है? तो देखिए हमें ये सबको पता होगा कि मादा एनाफिलिस से जो है मलेरिया रोग होता है, लेकिन इसके अलावा और कौन से रोग फैलाते हैं? तो ये है फील पाव। देखिए फील पाव जिसको हम कहते हैं हाथी पाव भी कहते हैं, यानी कि इस रोग होने पर हाथी के जैसे जो पैर की तरह क्योंकि पैर जो है फूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हाथी पाव या एलिफेंटासिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक यानी कि जो कार्बनिक कंपाउंड है जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखिए ये कहलाते हैं हम एक तरह से समायवी कहते हैं कि, ठीक है, समायवी कहते हैं, यानी कि उनके जो अणुसूत्र जो हम देखते हैं समान होते हैं परंतु संरचनात्मक जो सूत्र है वो भिन्न होते हैं, ठीक है। और समस्थानिक और संभारी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव सोना किसे कहा जाता है? तो देखिए द्रव सोना किसको कहता है? यानी कि पेट्रोलियम को जो है द्रव सोना कहा जाता है एक तरह से, देखते हैं। और पेट्रोलियम के बारे में मैंने बात कर चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि एक तरह से इसको क्या कहते हैं, जीवांश ईंधन कहते हैं। और ये क्या होता है, लाखों वर्ष जो है पुराने जो जीव जंतु या वनस्पति उसको जो है जो उच्च या दाब पर जो है वो नीचे ज़मीन के नीचे धंसे मिलते हैं, और वो लाखों करोड़ों वर्ष उच्च दाब के जो वजह से वो क्या होता है एक तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं एक तरह से पेट्रोलियम या जीवांश ईंधन कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए कि एक तरह से हम देखते हैं कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के जो है एक तरह से काले भूरे रंग का ये तेलीय पदार्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिगर यानी कि लीवर का कार्य नहीं है? तो देखिए हमारे लीवर के बहुत सारे कार्य हैं और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ बता चुका हूँ। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिप्रोडक्शन के कार्य को छोड़कर बाकी सारे कार्य जो है एक तरह से हमारे लीवर के कार्य हैं, ठीक है। और देखिए लीवर में हम देखें कि बहुत सारे कार्य हैं, और देखिए लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो है हमने देखा कि आंतरिक अंग है, इनकी ग्रंथियाँ, ठीक है। और इसके कई कार्य जैसे प्रोटीन का संश्लेषण करता है, रक्त के थक्के को जमाना, कोलेस्ट्रॉल ग्लाइकोजन का संश्लेषण और पित्त उत्पादन में मदद करता है, ठीक है। ये सारे काम हमारे लीवर के हैं, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन है, बॉटनी के जनक कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, देखिए कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। आप लोग अगर इस तरह से व्यूज़ नहीं आएगा तो देखिए कि हो सकता है इस सीरीज़ को हमें बंद करना पड़े, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।